हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग नीड। और आज हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स। यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको मैं बता दूं कि आपका जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है उसके भी सिलेबस में है। इसके अलावा जितने भी ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें ग्रामर इंक्लूड है। और ग्रामर का ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पंक्चुएशंस। हालांकि इतना भी टफ नहीं है, लेकिन अगर आप इसे स्किप कर देते हैं तो शायद ही आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज हम ना सिर्फ बहुत ही अच्छे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, बल्कि लास्ट में एक एक्सरसाइज भी रहेगी, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाने वाली है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंक्चुएशन होता क्या है। तो ये स्पेशल टाइप के साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, जो किसी भी सेंटेंस की, कोई भी वाक्य की मीनिंग जो है वो क्लियरली दर्शा देते हैं। जैसे कहीं पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप बिल्कुल उस सेंटेंस को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन है, पूछा गया है कुछ, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे आश्चर्यचकित होने की, विस्मित होने की भावना जो है वो प्रबल है। तो इस तरह से ये मीनिंग जो है सेंटेंस की बताते हैं। अब ये बहुत सारे होते हैं, कई सारे होते हैं। हिंदी में आपने जो विराम चिन्ह पढ़ा है वही है, बढ़ाए जाते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे आप पहला जो है आपका वो है पीरियड। सिंपल इसको आप फुल स्टॉप के नाम से जाते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का मतलब ही होता है कि पूरे पे स्टॉप, पूरा स्टॉप। लेकिन इसे एक्चुअली कहते क्या हैं, आपको अगर कहीं पे इस तरह से लिखा आ गया तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको जो भी स्टैंडर्ड नोट्स है उनसे पढ़ा रही हूँ। पीरियड कहते हैं इसे, और फुल स्टॉप अब अपनी जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। ये हमेशा कहाँ लगता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऐसे सेंटेंसेस में लगता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है, सिंपल स्टेटमेंट्स में लगता है, यानी कि जिसमें ना तो क्वेश्चन पूछा गया हो, ना तो एक्सक्लेमेशन वाली फीलिंग हो, इस तरह का कुछ भी नहीं हो, वहाँ पे यूज़ होता है। इसके साथ ही एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो सेंटेंस छोटा हो चाहे बड़ा हो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अभी आपको एक नई चीज़ पता चली कि फुल स्टॉप को और क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कॉमा की तरफ। कॉमा एक बहुत ही फेमस पंक्चुएशन मार्क है, जो कि क्या लगता है, किसी भी लिस्ट के बीच में लगता है। यानी कि जब हम कोई भी वाक्य लिख रहे होते हैं, उसमें हमें दो चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करना होता है। एक हल्का सा पॉज देना होता है, थोड़ा सा पॉज देना होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू नीड पेपर, सिजर एंड ग्लू। अब पढ़ते वक्त ही समझ में आ रहा है, यू नीड पेपर, हल्का सा पॉज, फिर सिजर एंड ग्लू। तो यहाँ पे सेपरेट हो गया, पेपर अलग हो गया, सीज़र अलग हो गया, और ग्लू को तो एंड ने अलग किया है। तो इस तरह से कोई भी लिस्ट के बीच में हम, जैसे यहाँ पे कई सारी चीज़ों को एक साथ बताना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। पुट अ कॉमा आफ्टर यस और नो। यस और नो के बाद भी कॉमा जो है वो लगाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक फुटबॉल, क्या आपको फुटबॉल पसंद है, तो आप क्या कहेंगे, येस आई लाइक इट वेरी मच, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन हाँ के बाद आपको एक थोड़ा सा पॉज देना है, मतलब कॉमा देना है। तो येस आप जब आंसर्स लिखाते हैं बच्चों को, या फिर आप खुद भी आंसर्स लिखेंगे अपने एग्जाम्स में इस तरह से, हालांकि वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसी तरह से दे देगा, कहीं पे नो के बाद लगा रहेगा, कहीं पे नहीं लगा रहेगा, इस टाइप से। तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो येस एंड नो के बाद अगर और बात आपको कहनी है उसके बारे में, तो आपको कॉमा लगाना है। और कहाँ कहाँ पे आप कॉमा लगाते हैं वो हम देखेंगे। यू ऑल्सो पुट अ कॉमा बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो जिससे बात कर रहे हैं उसके नाम के बाद भी आपको कॉमा लगाना है। जैसे हेलो मिस्टर चार्टर, अब यहाँ पे मिस ली, कैन आई बोरो अ पेंसिल प्लीज़। अब देखिए मिस ली, इसके बाद कॉमा लगा है। गुड बाय एंड्रयू, यानी कि जहाँ पे भी नाम आ रहा है ना, तो नाम के पहले या बाद में क्या है, कॉमा लगा है, फिर बाकी बातें बोली जा रही हैं। इससे क्या है, नाम और जो भी आप बोल रहे हैं वो चीज़ें सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, समझ में आता है। जैसे राम इधर आओ, है ना, तो अभी राम फिर कॉमा फिर इधर आओ, इस तरह से। अब देख लेते हैं और कॉमा कहाँ यूज़ हो सकता है। इतना डिटेल से इसलिए बता रही हूँ, ज़्यादा चीज़ यूजेस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक हाई लेवल का एग्ज़ाम है, ये फर्स्ट सेकंड क्लास का एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको सारे यूजेस पता होने चाहिए। कॉमास आर यूज बिफोर प्लीज़ एंड थैंक यू। थैंक यू और प्लीज़ के पहले भी कॉमा यूज़ किया जाता है, ये तो बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे कुड यू पास मी दैट पेंसिल प्लीज़, जनरली सब डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ कॉमा लगना चाहिए।
यस प्लीज़, यस के बाद तो लगता है ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। आई हैव हैड इनफ टू ईट, थैंक यू। अब यहाँ पे ईट के बाद अपना सेंटेंस कॉमा लगा के इसको पॉज दे दिया और फिर थैंक यू अलग से बोल दिया। नो थैंक यू या नो थैंक्स, तो यहाँ पे देखिए नो के बाद क्या लगाया, आपको ऊपर पढ़ाया मैंने कि नो यस के बाद कॉमा आपको लगाना है एंड थैंक यू के पहले भी लगाना है, तो दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो आपने क्या क्या सीखा, नो यस के बाद लगाना है, प्लीज़ थैंक यू के पहले भी लगाना है आपको। और देख लेते हैं हम कॉमा कहाँ यूज़ होता है, बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ प्लेस नेम। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल होगा किसी भी स्थान के, किसी भी जगह के नाम के हिस्सों के बीच में लगता है। ये बहुत कॉमन है यहाँ पे क्योंकि ये इंग्लिश की बुक्स है, तो यहाँ पे सारे जो नेम हैं वो आपके फॉरेन के दिए। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे आपको हमको लिखना है नाम, तो हमने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्रयागराज, प्रयागराज, फिर कॉमा करके क्या लिखते हैं, उत्तर प्रदेश। यानी कि एक ही स्थान के दो पार्ट्स पे हमने बीच में क्या लगाया, कॉमा लगाया। इसी तरह से हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी नाम जगह का लिखते हैं, तो उसके बीच में कॉमास लगाते जाते हैं। आ जाते हैं हमारे अगले पंक्चुएशन मार्क पर, यानी कि क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत फेमस है। इसका क्या यूज़ है, सिंपल इसका यूज़ जो होता है, ये किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में लगाया जाता है। यानी अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है तो मतलब कि वो कि सेंटेंस कैसा है, वो एक क्वेश्चन है। और अगर वो क्वेश्चन नहीं है और आपने लगाया है तो फिर आप रॉन्ग है। तो अब क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार के होते हैं, आपके इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो आपको ये लगाना है। और कई बार के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन वर्ड होता ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड होता ही नहीं। कई बार ऐसे किसी बीच में पैसेज में लिखा होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब वो कुछ पूछा ही गया है। अगला देख लेते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी चीज़ें से आप कह सकते हैं। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको जो जनरल में आप जानते हैं उससे भी कुछ अलग भी बता पाऊँ। तो देख लीजिए इसको क्या करते हैं, ये कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज, डर, यानी किसी भी तरह का विस्मय, आश्चर्यचकित होने वाला, ठीक है, डर वाली फीलिंग, सरप्राइज वाली फीलिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, इन सब को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे व्हाट अ सिली थिंग टू डू, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, हेल्प अ मॉन्स्टर, व्हाट अ शेम, हाउ सैड, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है जो आपने हिंदी में पढ़ा है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि सूचक चिन्ह, वही चीज़ है आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। जनरली ये सिर्फ यही नहीं, ऑर्डर्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि कभी कभी एक्सक्लेमेशन पॉइंट कभी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब कि थोड़ा जोर देके, सिट डाउन, बी क्वाइट, लीव दैट कंप्यूटर अलोन, डोंट टच दैट नाइफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सीधे ऑर्डर दिया जा रहा है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन क्या लगाया जा रहा है, जब इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया गया तो इसका मतलब हो गया कि ये जो कहा जा रहा है वो बहुत ही स्ट्रांगली कहा जा रहा है, कि मतलब करो ही करो, फोकस करके कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स में भी आप इसका यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, और भी यूज़ है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट आर यूजुअली यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, आपके वो वर्ड्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ओह, आ, हेल्प, वाओ। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स होंगे आपके, वो आपके जो क्या होंगे, इंटरजेक्शन होंगे। तो अब इंटरजेक्शन के बाद भी आपका ये यूज़ होता है। इसके अलावा ग्रीटिंग वर्ड्स में, ग्रीटिंग क्या, जनरल ग्रीटिंग्स क्या होती है, जिससे हम किसी को ग्रीट करते हैं। ठीक है, यानी कि हेलो बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, अभिवादन करते हैं जिससे, वो आपकी ग्रीटिंग्स कहलाती हैं। तो इसके बाद भी यूज़ होते हैं, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वेल डन, ओह डियर, आउच, हुर्रे, हेल्प, लुक आउट, हैप्पी बर्थडे। तो इस तरह के वर्ड्स में भी आप यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आपका यहाँ पे आ जाता है वो है आपका एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी आपका जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है,
ये कोई चीज़ किसकी है, पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे पॉजेसिव्स भी कहते हैं। जैसे दिस इज़ माइकल्स रूम, दिस इज़ माइकल्स, यानी कि ये रूम किसका है, माइकल का है। तो जिस वर्ड, जिस नेम के साथ जनरली ये आपका लिविंग्स के साथ यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत लोग होते हैं इसको नॉन लिविंग्स के भी साथ लगा देते हैं, नहीं लगता है। बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता है, ये सिर्फ लिविंग्स के साथ ही लगेगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देख रहे होंगे जितने, तो सब में लिविंग्स के ही साथ लगा होगा। ठीक है, सजीव जो होंगे उन्हीं के साथ लगा होगा। तो जिसके भी साथ ये लग जाता है आपका एपोट्रॉस्वे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी कि वो चीज़ उसकी है। जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है वो चीज़ उसकी। या फिर सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका मतलब हुआ, अगर इसके बाद एस लगा दिया तो इसका मतलब हुआ का या फिर ऑफ। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ माई डैड्स डेस्क, ये मेरे डैड की डेस्क है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है उसकी जगह की आ रहा है, तो पोजीशन शो करने के लिए ये लगता है, इसके बाद एस यूज़ हो जाता है, एस के साथ यूज़ होता है। दिस डॉग्स टेल इज़ वेरी लॉन्ग, इस डॉग की टेल यानी पूंछ जो है वो बहुत लंबी है। तो किसकी पूंछ लंबी है, डॉग की। तो एस के साथ यूज़ होता है अधिकार जताने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए, इसको पॉसेसिव भी कहते हैं। आपको ये फिफ्थ वगैरह की बुक में पॉसेसिव के नाम से आपको इस तरह का चैप्टर मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी हम कोई कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है, यानी कि अक्सर अब आजकल शॉर्टकट में सब लिखते हैं ना, जैसे अगर आई हैव लिखना हुआ तो क्या किया है, ऐसा करके हल्का से ये लगाया और वी ई लिख दिया, बन गया है आई हैव। तो जब इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ लिखनी होती है तो वहाँ यूज़ करते हैं हम इसका। तो देख लेते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल्स। आई एम, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा है। शी इज़, ऐसा लिखा हुआ है। ही हैज़, ऐसा लिखा हुआ है। वी आर, इस तरह से लिखा है, बीच में देखिए ए मिसिंग है। यू आर, आई हैड, देखिए सीधे आई बनाया एंड डी लगा दिया, बन गया आई हैड। यू हैव, ठीक है, वी ई लिखा, हैव बन गया, एच ए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ही विल, ठीक है, डब्ल्यू आई मिसिंग है, तो यहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का मतलब ही होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई बात बोला है उसको अक्षरशः हम वैसा ही लिखते हैं, तो वहाँ पे हम कोटेशन मार्क का उपयोग करते हैं। कोटेशन नाम से ही पता चलता है ना, कोटेशंस, कॉट्स, ठीक है, यानी कि कथन, जिस किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह के होते हैं, और ये आपके पहले जो भी आपका कोटेशन है, जो भी आपका सेंटेंस है, उसके स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे लगते हैं और फिर उसके लास्ट में ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके बाद अगर आपको ये बताना है कि कोटेशंस जो है और बाकी कोई सेंटेंस का जितने भी शब्द है वो अलग करने के लिए कॉमा का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे दिस बाइक इज़ माइन सैड सुसान, यह बाइक मेरी है, यह अक्षरशः किसने कहा है, सुसान ने कहा है। तो ये हो गया जो उसने कहा, और ये हो गया कि किसने कहा है। ठीक है, अब इसके बीच में कॉमा भी लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया। आपको दोनों में फ़र्क समझ में आ जाता है। जो अब ये ऐसा अक्षरशः सुसान ने कहा है कि ये बाइक मेरी है, अगर इसे मैं बताऊंगी कि सुसान ने कहा है कि वह बाइक उसकी है, मैं ऐसे बताऊंगी, लेकिन वो अक्षरशः तो नहीं हुआ जैसा उसने बताया। ठीक है, ये तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो जब डायरेक्ट स्पीच में आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सपोज द एग्जैक्ट वर्ड दैट समवन सेज कम आफ्टर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इन दिस केस पुट अ पीरियड आफ्टर द लास्ट कोटेशन मार्क। अगर कभी ऐसा होता है कि जो भी कोटेशन है वो लास्ट में आ रहा है, ऊपर जैसे देखिए पहले आ रहा था, बाद में अदर वर्ड्स आ रहे थे, यहाँ पे पहले अदर वर्ड्स आए हैं, बाद में कोटेशन आया है, तो वैसे उस केस में आपको लास्ट में यहाँ पे क्या लगाना है, पीरियड भी लगाना है, मतलब कि फुल स्टॉप भी लगाना है। अब देख लेते हैं हम हमारा अगला यूज़ कोटेशन मार्क का। तो यस, यूज़ नहीं है, यूज़ सबका वही है कि आपको कोटेशंस के लिए यूज़ करना है, लेकिन और कैसे करना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। ध्यान रखिए जितने भी मार्क्स मैं बता रही हूँ ये कोटेशन के क्लोज करने के पहले ही लगाना है, चाहे जो भी मार्क्स हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ। देखिए इसे डिटेल से पढ़ लीजिए, वैसे भी ये टॉपिक जनरली लोग लाइटली ले लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो देखिए कोलोन,
एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये मार्क्स का नाम दे दिया और आप मार्क्स पहचानिए, ऐसा नहीं आता है। कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और पूछ लेता है कि किस में कौन सा सेंटेंस पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग सही है या फिर कौन सा सेंटेंस पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग गलत है। और इस तरह से उसमें पंक्चुएशन वर्क किया गया रहता है कि आपको 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन जो है वो सही आंसर लगते रहते हैं। ठीक है? अब देख लेते हैं कोलोन। कोलोन ये 2 बिंदी जिसको हम कहते हैं। ठीक है? ये आपका When you are reading a play script, notice the colon between the name of the character and the words that they speak. जब आप इस तरह का कुछ नाटक वगैरह पढ़ते रहते हैं तो आपने देखा होगा ना, जैसे इसने कहा जैक, उसके बाद फिर ऐसे कोलोन लगा दिया तो पता इसका मतलब हो जाता है कि जैक ने ये वर्ड कहा। अब जैक ने जो कहा उसमें हमें ना तो कोटेशन मार्क लगाने की ज़रूरत है ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कोलोन लगाया, पता चल जाएगा कि मैगी ने कहा माई स्विमिंग सूट, जैक ने कहा व्हेन आर यू गोइंग स्विमिंग। तो इस तरह का आप इस जगह पे आप कोलोन यूज़ कर सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिटल लेटर। ये भी आपके पंक्चुएशन का ही पार्ट है और इसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसे आपको सॉल्व करनी है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कैपिटल लेटर। इंग्लिश में आपको पता है कि कैपिटल लेटर क्या होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके बड़े वाले ABCD होते हैं वो। अब फर्स्ट लेटर किसी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो आपको कैपिटल ही लिखना चाहिए। तो ये एक मिस्टेक पंक्चुएशन की हो सकती है इन केस पहला लेटर कैपिटल आपने नहीं लिखा। और भी क्या यूज़ है, डायरेक्ट स्पीच में पहला वर्ड हमेशा, आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिस जो है ये सेंटेंस का पहला वर्ड नहीं है, पहला तो सैम है, लेकिन तब भी कैपिटल में लिखा है टी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें पहला लेटर आपका कैपिटल ही होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है सिंपली। हालांकि बीच में एक ये चेंजेस आए थे कि आई जो है अब वो भी स्मॉल लिखा जाने लगा और कई जगह मिल भी जाता है, बट फिर भी अभी तक इसकी मान्यता यही है कि आई को आपको हमेशा कैपिटल ही लिखना चाहिए और यही प्रचलित भी चल रहा है। आपको हर बुक्स वगैरह में यही मिलेगा आपको। आई मीन्स मैं होता है। अच्छा, आई हमेशा कैपिटल में क्यों लिखते हैं? आई और ओ आपने देखा होगा, आई और ओ जब हमेशा अकेले यूज़ होता है तो हमेशा कैपिटल में होता है, जैसे ओ गॉड, ओ गॉड, तो ये सॉरी जी भी कैपिटल में होगा। तो ये क्यों आपका हमेशा कैपिटल? तो ये अपने आप में एक वर्ड लेटर नहीं है, ये अपने आप में एक शब्द है, एक वर्ड्स भी हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे होता है, जितने भी नेम्स, नेम्स आ गया मतलब आप समझ लीजिए इसको, मैं और आपको सरल शब्दों में बता देती हूँ क्योंकि नाउन पढ़ा रखा है। तो जितने भी आपके प्रॉपर नाउन होते हैं उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर नाम होते हैं, वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। और कहाँ पे होता है, इनिशियल्स हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। इनिशियल्स मतलब जैसे शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ का लिखना। अब ये सिर्फ किसी के नाम में नहीं कि किसी का नाम है LP फिर आगे पटेल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, तो यहाँ पे ये देखिए कैपिटल में आया है। अब सिर्फ नाम में नहीं, कोई भी जगह का नाम, जैसे हम लिखते हैं यूपी, ये भी इनिशियल है उत्तर प्रदेश का, तो क्या हम इसे कैपिटल में लिख रहे हैं? और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लिखते हैं BEd, बी एड, हर लेटर आपका कैपिटल जो होता है उससे एक उसका एक फुल फॉर्म होता है, जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ डी क्यों कैपिटल नहीं लिख दिया? अगर डी कैपिटल लिख देंगे तो डी का भी फिर एक फुल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे BA लिखा तो बी में भी बी का भी फुल फॉर्म है, ए का भी फुल फॉर्म है, जितने लेटर्स लिखेंगे सबका फुल फॉर्म होना चाहिए। तो इनिशियल्स में ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जितने भी दिनों के नाम हैं, मंथ के नाम हैं, वो सब कैपिटल होंगे, ये सब तो बता दिया है। हॉलीडेज़ हैं, सेलिब्रेशन डेज़ हैं, स्पेशल डेज़ होते हैं, जैसे वैलेंटाइन है, क्रिसमस है, इंडिपेंडेंस डे है, दिवाली है, तो ये सब के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। किसी भी बुक का नाम है, टाइटल है ना, फिल्म का नाम है, नाटक का नाम है, कविता का नाम है, सब वो कैपिटल लेटर में होगा। कोई भी नेशनैलिटीज़ और लैंग्वेजेस, भाषा का नाम है, वो कैपिटल लेटर होगा। ये भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, कोई सब्जेक्ट का नाम है जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो ये भी हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेजेस, ठीक है, कैपिटल लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट यू यूज़ फॉर सेइंग हेलो और गुड बाय, हाय हेलो गुड बाय, ये सब करने के लिए जो भी वर्ड आप यूज़ करें, जरूरी नहीं कि यही वर्ड यूज़ करें, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल ही लिखना है। यहाँ कुछ मिस हो रहा है
मुझे लगता है कि एक यूज़ आपको नहीं बताया गया है इस यहाँ पर, मैं अपने से बता देती हूँ कि आप जब पोयम लिखते हैं या पोयम पढ़ते हैं तो पोयम की हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। मैटर नहीं करता कि यहाँ फुल स्टॉप लगा है कि नहीं लगा है, पोयम की हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज, जैसा कि आपका आता है एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अंतिम में लगाना है। शैली इज़ माई सिस्टर्स फ्रेंड, शैली मेरे सिस्टर की फ्रेंड है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पीरियड मार्क्स यानी कि फुल स्टॉप आएगा। फिर व्हाट टाइम इज़ इट, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। थर्ड देख लेते हैं, डोंट स्पीक टू योर मदर लाइक दैट, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ये स्ट्रांग फीलिंग है ना, इस तरह से आपका ऊपर मैंने बताया था जब थोड़ा स्ट्रांग ऑर्डर देना है तो आपको ये लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क। गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल, गुड मॉर्निंग के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना था। और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। ओ डियर, डिड ही हर्ट हिमसेल्फ, ओ डियर के बाद आपका क्या लगता है, क्योंकि ये इंटरजेक्शन है तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क। मॉम आस्क्ड इफ़ आई हैड क्लीन माई रूम, मॉम आस्क्ड इफ़ आई हैड क्लीन माई रूम, सिंपल आप इसके यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। हेल्प, आई एम फॉलिंग, हेल्प में आप ऐसा लगाइए और फिर आई एम फॉलिंग, सिंपल ये आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुड यू ओपन अ विंडो प्लीज़, कुड यू ओपन ए विंडो प्लीज़, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ही इज़ वेरी हैंडसम इज़ नॉट ही, सिंपल सी क्वेश्चन मार्क, इजंट ही मतलब आपका क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट अ लवली डे, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पे लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि सरप्राइज होकर पूछा जा रहा है, एक फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही था आपका पंक्चुएशन का चैप्टर और मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है फिलहाल। कुछ पंक्चुएशंस जो है अभी और होते हैं जो इसमें से मिसिंग हैं, जैसे कि आपका ये मार्क्स है क्योंकि इस नोट्स में इतने ही थे, ठीक है, और आपका डैश है और आपका ब्रैकेट है। तो कुछ आपके पंक्चुएशंस जो मिसिंग है उसको मैं आपको सेकंड पार्ट में कवर करा दूंगी, सो डोंट वरी, और जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।